हेलो फ्रेंड्स, पुनः स्वागत है आप सभी का विकल्प द सॉल्यूशन के ई क्लास में। आज मैं पुनः आपके समक्ष इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है यह विशेष उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है, जिसका नाम हम लोग रख रहे हैं स्किल राइटिंग प्रोग्राम। स्किल राइटिंग प्रोग्राम के तहत हम आपको बताएंगे कि आप प्रश्नों को तैयार करने से लेकर के और उसको लेखन, जो राइटिंग एबिलिटी है, वह आपके अंदर कैसे लाया जाए, कैसे उत्पन्न किया जाए। स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स जिनके विषयों पे अच्छी पकड़ है, लंबी चौड़ी उन्होंने एक लिस्ट तैयार कर रखी है, परंतु वह भी प्रश्नों को जब लिखने की बात आती है, जब बात आती है लेखन कौशल की, तो वह नहीं लिख पाते हैं। लिखने की बात तो दूर, प्रश्नों का शुरुआत कहाँ से करें, हाउ टू बिगिन, हाउ टू स्टार्ट, इस बात की उलझन में पड़ जाते हैं। तो इसी उलझन को दूर करते हुए ये जो हमारा राइटिंग स्किल प्रोग्राम है, इसके तहत हम बात करेंगे प्रश्नों को आखिर लिखें कैसे, शुरुआत कैसे करें, बैकग्राउंड कैसे तैयार करें। तो इसके लिए जो मैं आज तरीका बताऊंगा आपको, वो कोई आसमानी तरीका नहीं है, बट एक बेसिक एंड यूनिक कंसेप्ट है, जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रश्नों को, चाहे वो प्रश्न का स्वरूप कोई भी प्रकार का हो, देखिए जो मेन कंटेंट होता है वो नहीं बदलता है, बस उसका जो अप्लाइड करने का तरीका है, जो डिफरेंट ऑफ एप्लीकेशन है, उसका जो डिफरेंट एप्लीकेशन है किसी भी कंसेप्ट के, उन अप्रोच को अगर आप पकड़ पाओगे, सीख पाओगे, तो कोई भी परीक्षा हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप आसानी से प्रश्नों को लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने प्रश्न देखा तो अपना जानकारी उड़ेलना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से बचेंगे। जो कमीशन का एग्जाम है, वह आपके जानकारी तो बुक में ही पड़े हुए हैं, आपके जानकारी से उसको कोई मतलब नहीं है। आप उस जानकारी के अप्लाइड अप्रोच को जानते हैं, जो वर्तमान के सर्कमस्टांसेस हैं, अगर आप उससे उस सिद्धांत को अप्लाइडली अगर आप कनेक्ट कर पाते हो, तब आपके जो प्रश्न में दम आएंगे और जो प्रश्न जो चेक करेंगे वह आपको मार्क्स देंगे। तो अब एक प्रश्न उठता है सर कि हम प्रश्नों को तैयार कैसे करें। देखिए, नॉलेज एक चीज है, नॉलेज किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं हो कि वह एक स्किल राइटर हो, मतलब उसकी जो लेखन हो वह गुणवत्तापूर्ण हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो कुछ मूल चीज है, कुछ मूल तथ्य हैं, अगर जिसको आप शुरू से ध्यान देते हो, ज्यादा नहीं 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय लगेगा आपको। आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसी पढ़ाई में मात्र 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम अगर आप ऐड करते हो, तो आप समझ पाओगे कि जो लेखन कौशल है वह कितना आसान है, और उसके बल पे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो प्रश्न आता है कि वह 10 मिनट किस तरह से हम दें, किस तरह से अपने स्टडी टाइम में ऐड करें। तो मैं जो आज टेक्निक बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा, और मैं आज पहली बार आप सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो जो मैं आज कंसेप्ट बताऊंगा, जो टेक्निक बताऊंगा कि कैसे 10 मिनट आप ऐड करो। सपोज करो कि आप कोई भी चैप्टर उठाते हो और उसका कोई भी एक टॉपिक पढ़ते हो। टॉपिक तो पढ़ना ही है, जानकारी तो प्राप्त करना ही है, जो भी आपके पास जो भी विषय वस्तु है, जिस भी सब्जेक्ट का आप तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मैं बात यहाँ पॉलिटी के साथ करूंगा, प्रश्नों के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन आप इनको सभी सब्जेक्ट पे अप्लाइड कर पाओगे, एकमात्र तरीका है। तो जब आप किसी भी प्रश्नों के या किसी भी सब्जेक्ट्स के टॉपिक को लेते हो, तो आप बस 3 से 4 मिनट यह बात सोचे कि इस टॉपिक का हमारे वर्तमान के परिदृश्य में, चाहे वो राजनीतिक है तो राजनीतिक से जोड़ के देखेंगे, चाहे वो आर्थिक गतिविधि है तो आर्थिक से जोड़ेंगे, अगर वो साइंस का चीज है तो साइंस से जोड़ के देखेंगे कि वर्तमान के परिदृश्य में क्या एप्लीकेशन इस पे चल रहा है। पहला तो चीज ये सोचना है आपको, ठीक है।
अगर आपको यह चीज ना जानकारी हो कि क्या चल रहा है तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या गूगल पे। तो पहले तो आपको 2 से 3 मिनट यह सोचना है कि ये जो चीज मैं पढ़ रहा हूं इसके वर्तमान में क्या एप्लीकेशंस है, पहला चीज। और उस एप्लीकेशन को नोट करना है। जो टॉपिक आप तैयार कर रहे हो उसी टॉपिक के नीचे आपको उस एप्लीकेशन को नोट करना है कि वर्तमान सर्कमस्टांसेस में फ्लोइंग जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो फॉलोइंग, उसका क्या यूज है, क्या अप्लाइड वर्जन है। तो पहला बात आगे, बस 2 ही काम करना है। और तीसरा काम आपका लेखन प्रैक्टिस है। तो जैसे ही आपने यह काम कर लिया कि भाई क्या उपयोग है, कहने का मतलब क्या एप्लीकेशन है, पहला तो आपने नोट किया कि व्हाट इज द एप्लीकेशन इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, आपने यह नोट कर लिया। दूसरा चीज आपको नोट करना है स्टूडेंट्स कि इस टॉपिक पे कितने प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आपको कुछ प्रश्न को लिखने का स्वतः प्रयास करना है। मैं प्रश्नों के उत्तर लेखन की बात नहीं कर रहा हूं अभी। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक पे आपको थोड़ा सा मंथन करना है कि इस टॉपिक पे प्रश्नों की कितने प्रकार के प्रकृति हो सकते हैं, और आप उन प्रश्नों के प्रकृति को अपने नोटबुक पे लिखने का प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप सटीक लिख पाए, लेकिन जब आप एक लिखने का प्रयास करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस अप्रोच को प्राप्त कर पाओगे। तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके मानसिकता को जान पाओगे। और बहुत ही सरल है। अगर मान लीजिए आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर इतनी तो बौद्धिकता उत्पन्न या विकसित हो चुका होगा कि आप चीजों के अप्लाइड वर्जन को जान पाए। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें जो आप न्यूज के सेक्शन पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो, उनसे आप में जो समझ विकसित हुआ है। तो बहुत सारे लोग एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, समझ विकसित कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग हैं जो उस समझ को प्रैक्टिकली प्रयोग में लाने का काम कर रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। तो पहला काम आपको करना है कि उसके एप्लीकेशन को खोजना है, और दूसरा काम करना है आपको कि किसी भी संबंधित विषय पे कितने प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति बनाए जा सकते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो दूसरा मैं लिखूंगा नेचर ऑफ क्वेश्चन, नेचर ऑफ क्वेश्चन ऑन that particular subject टॉपिक। बस ये 2 काम करना है। पहले आपको जो सब्जेक्ट आप उसे नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, परंतु बाद में उतना पढ़ लेते हैं, इतना विस्तार में घुस जाते हैं कि वह उसी की गहराई में डूब जाते हैं। तो इस गहराई से बचना है आपको। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अप्लाइड करने की जरूरत है, एप्लीकेशंस को देखना पड़ेगा आपको। तो पहला काम आपको करना है कि नोट करना है उसके वर्तमान समय में एप्लीकेशन क्या है, क्या वैश्विक परिदृश्य में क्या एप्लीकेशन है, क्या भारत के परिदृश्य में क्या एप्लीकेशन है, आप जिस राज्य से संबंधित है उस संबंधित राज्य से क्या एप्लीकेशन है। पहला चीज तो आप नोट कर लिए। और दूसरा उसी का जो विस्तार रूप नोट करना है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन ऑन दैट पार्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट, कि उस टॉपिक में से हम बात करते हैं पॉलिटी में संघवाद। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि भारतीय संविधान की प्रकृति, भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर की प्रकृति। तो आप संघवाद तो पढ़ ही रहे हो, उस पे बनाओ क्वेश्चंस कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो क्या भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, भारतीय संघवाद की प्रकृति कैसी है, एक क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय संघवाद की विशेषताएं क्या है, विशिष्टताएं क्या है, यह मैं समझा रहा हूं अभी आपको बेसिक उदाहरण के माध्यम से। भारतीय संविधान की विशिष्टताएं क्या है, विशेषताएं क्या है। देखिए, विशेषताएं और विशिष्टताएं दोनों अलग अलग चीज है। विशेषताएं का मतलब गुण होता है, और जो विशिष्टताएं होता है इसका मतलब होता है विशिष्ट गुण।
वह गुण जो और कहीं ना दिखे आपको। तो विशेषताएं क्या है, एक जान लेना है। फिर जानना है कि विशिष्टताएं क्या है, डिस्टिंक्टिव क्वालिटी क्या है, डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज क्या है इंडियन संविधान के, भारतीय संविधान के। तो प्रश्नों की प्रकृति को आप उत्पन्न जब करना सीख जाओगे तो कहीं ना कहीं आप प्रश्न जो सेट करते हैं जो एग्जामिनर है उसके मानसिकता को समझ पाओगे। नॉलेज तो आपके पास है ही, बुक्स तो आप पढ़ते ही हो, आपके समक्ष बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक, बहुत अच्छे अच्छे कोच भी आपके संपर्क में होंगे, आप उनके संपर्क में होंगे। तो बात नॉलेज की नहीं है, बात शिक्षक की नहीं है, बात है अपनी प्रैक्टिकली जो अप्लाइड वर्जन आप यूज कर पाते हो उन चीजों की है। पूरा ही ध्यान से मेरा लेक्चर को ध्यान दीजिएगा। मैं कोई बहकाने वाली बात नहीं कह रहा हूं, मैं कोई आसमानी तरीके वाली बात नहीं कह रहा हूं, मैं एक जेन्युइन बेसिक बात कर रहा हूं। और जब तक आप इस बात, ये छोटा सा काम है, लेकिन जब ये छोटा सा काम आप कीजिएगा तो आपके लेखन क्षमता में इतनी अमूलचूल परिवर्तन आएगी कि स्वतः आप अपना मूल्यांकन कर पाओगे। तो इसी के साथ जो हमारा पढ़ने का जो टेक्निक है, मैं जब बात करता हूं प्रीलिम्स और मेंस दोनों अप्रोच को साथ में ले चलने की, तो एक अप्रोच आपका यह भी होना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या था कि जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, किसी टॉपिक को पढ़ते हो, तो ऐसे नहीं पढ़ लेना सीधे तौर पे, फिर तो बहुत ही पढ़ते जाओगे, ना तो पढ़ने का अंत है ना तो पढ़ने वाले का अंत है। तो ज्यादा गहराई में ना जाए कि गहराई में ही डूब जाए। सिविल सर्विसेज के सिलेबस को जब आम लोग देखते हैं उसे लगता है कि भाई बहुत वास्ट है, बहुत गहरा है। तो अगर आप भी उसी सोच से देखिएगा तो फिर आप उसके गहराई में डूब जाइएगा। तो आपको क्या सोच रखना है कि हम कैसे सिविल सर्विसेज के सिलेबस को क्रैक कर पाए। उसके लिए देखिए मात्र ये दो तरीका है। पहले तो एप्लीकेशन को नोट कीजिए और दूसरा उस पर संभावित प्रश्न बनाइए कि प्रश्नों की प्रकृति क्या होगा। आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रश्न बनाओगे और उसके बाद जब आप सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग उस प्रश्न से आपके इस टॉपिक को कनेक्ट करेगा। और जब प्रक्रिया आप निरंतर बार बार करोगे तो जैसे ही आप किसी चीज को देखोगे सोचने का तरीका यही हो जाएगा, संघवाद भाई क्या गुण है, क्या वर्तमानिक परिदृश्य है। तो इन सभी चीजों को आपका एक नजरिया ही ऐसा हो जाएगा, आपका मोड ऑफ स्टडी, मोड ऑफ टेक्निक ही ऐसा हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हुए, आप कहेंगे कि सर सिर्फ बातों में लगा के रखे हैं, तो ये सिर्फ बात नहीं है, आपकी सिविल सर्विसेज क्रैक करने की एक आधारशिला है, एक फंडामेंटल है। तो चलिए मैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको पढ़ाई का तरीका बताता हूं, और साथ ही अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे लेक्चर पे आप कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं और भी चीज़ जो आप जानना चाहते हैं हमसे पूछें, हमें कन्फर्म, हमें मतलब मैसेज करें, ताकि हम और भी जो हमारा लेखन कौशल जो है, जो हमारा राइटिंग स्किल प्रोग्राम है, हम इसमें और सारे लोगों को लेके आए और आपके लिए और नए नए मुद्दे पे, नए नए सब्जेक्ट पे हम बात करें और एक प्रॉपर वे से हम चलेंगे। तो आप हमारा समर्थन करें, अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और हमारे लेक्चर को शेयर करें। तो चलिए, तो हमने एक प्रश्न लिखा है कि भारतीय संघवाद और अमेरिकन संघवाद किस प्रकार भिन्न है, ये दोनों में किस प्रकार का भिन्नता है। एक क्वेश्चन लिख दिया हमने, हम तो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं संघवाद, एक प्रश्न लिख दिया मैंने कि भारतीय संघवाद तो पढ़ना ही है, थोड़ा सा अमेरिकन परिदृश्य शामिल करना, थोड़ा सा भारतीय परिदृश्य शामिल करके दोनों में कंपैरेटिव करना है, तुलनात्मक अध्ययन। तो जब आप प्रश्न लिखेंगे तो प्रश्नों की प्रकृति, जिस प्रश्न में जो शब्द लिखे हुए हैं उनको भी आप डिकोड कर पाइएगा कि आखिर एग्जामिनर चाहता क्या है, आपसे पूछना चाहता क्या है और आप लिख क्या रहे होते हो। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, जाते ही प्रश्न मिला उस पर अपना नॉलेज को डालना शुरू कर देते हैं। इस काम से बचना है, ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है भारतीय संघवाद अमेरिकन संघवाद से किस प्रकार भिन्न है, तो यहां से दो टॉपिक निकल के, पहले दो शब्द निकल के आया, एक तो संघवाद। तो पहले तो आपको संघवाद जानना पड़ेगा। जो हम टॉपिक बनाए, हमने पहले प्रश्न लिखा फिर टॉपिक बना दिया, लेकिन आप क्या करेंगे, पहले टॉपिक फिर प्रश्न बनाएंगे। तो पहले तो आपने देखा कि एक शब्द आया संघवाद,
तो चलिए संघवाद के बारे में तो अवश्य जानकारी देना पड़ेगा। फिर इसी संघवाद को हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे और इसी संघवाद को हम अमेरिकन परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। तो एक चीज और निकल के आया, तुलनात्मक स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। और आप हमेशा ही जब आप पढ़ाई करते हो तो तुलनात्मक अध्ययन करो। तुलनात्मक अध्ययन जब आप करना सीख जाओगे देन मेरी भी आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको खुद ब खुद आप अपना मूल्यांकन कर पाओगे अपने तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर। तो चलिए, तो बात आई संघवाद का निकल के, अब फिर उसको पढ़ेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देख करके, फिर अमेरिकन परिप्रेक्ष्य में। तो संघवाद जो फेडरल सिस्टम है, आपको पता है जो भारतीय संविधान है और जो अमेरिकन संविधान है उसका जो संरचना है दोनों ही लिखित रूप से है, लिखित रूप से संविधान है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, और दोनों की प्रकृति संघवाद पर आधारित है, संघवाद है। लेकिन दोनों के संघवाद होने के पीछे बहुत सारे अंतर है। तो पहले तो जानते हैं कि संघवाद के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, जो संघवाद का परिकल्पना है वो डिवीजन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों के विभाजन, सरकार और उसके जो प्रांतीय सरकार है उनके मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर कभी भी कहीं भी संघवाद की परिचर्चा की जाती है। तो संघवाद भी 2 से 3 प्रकार के होते हैं। जो भारतीय संघवाद है उसकी क्या प्रकृति है इसको जानना पड़ेगा, जो अमेरिकन संघवाद है उसकी क्या प्रकृति है उसको जानना पड़ेगा। तो जो संघवाद है ये 3 प्रकार के संघवाद है। एक जो संघवाद है उसे बोलते हैं यूनियन। दूसरा संघवाद है जिसको हम कहते हैं फेडरेशन। और जो तीसरा इसका रूप है इसे बोलते हैं कन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन, यूनियन का मतलब हुआ संघ, कॉन्फेडरेशन का मतलब हुआ परिसंघ, और जो कॉन्फेडरेशन है इसका मतलब हुआ महासंघ। क्योंकि भारतीय संविधान की जो संरचना है, जो राज्य व्यवस्था की प्रणाली है वह यूनियन टाइप है, संघ टाइप है, संघ प्रकार का है, और जो अमेरिका है वह परिसंघ है। क्योंकि हमें बात इन्हीं दोनों के आधार पर करना है, ज्यादा मैंने बताया ज्यादा नहीं पढ़ना है, इन्हीं संघ और परिसंघ के आधार मान के आपको इसका तुलनात्मक अध्ययन करना है। हालांकि मैं अगले लेक्चर में पूरा डिटेल में बताऊंगा कन्फेडरेशन के क्या गुण होते हैं, और लेकिन यहां हम बात करेंगे यूनियन और फेडरेशन। लेकिन ये तो तीनों का तीनों है, यह संघवाद है, यह फेडरल सिस्टम के अंतर्गत आता है। और आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो फेडरल सिस्टम है वह डिवीजन ऑफ पावर पर कार्य करती है। डिवीजन ऑफ पावर सभी जगह होंगे, डिवीजन ऑफ पावर सभी जगह होंगे। तो डिवीजन ऑफ पावर की जब हम बात करते हैं तो किसके बीच शक्तियों के विभाजन की बात होती है? केंद्र एवं राज्य, स्टेट एंड सेंट्रल। तो जब भी हम कुछ चीज को बांटेंगे तो बांटने के 3 ही संभव या संभावित 3 ही उपाय होंगे कि अगर मान लो किसी को 2 चीजों को बांटना है तो या तो एक को मान लो x है दूसरा y है, तो या तो x ज्यादा होगा y कम होगा, या तो x कम होगा y ज्यादा होगा, या तो x बराबर होगा y का। देखिए वितरण का यही 3 संभावित तरीके हैं कि अगर 2 चीज को आप विभक्त कर रहे हो तो एक कम होगा दूसरा ज्यादा होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका दोनों ही बराबर होंगे। तीसरा तरीका दूसरा कम होगा पहला ज्यादा होगा। तो ये 3 तरीका है। तो जब हम यहां बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट के पावर के मध्य वितरण में, तो जो भारत में आप देखते होंगे यहां केंद्र मजबूत है, राज्यों की तुलना में केंद्र को ज्यादा शक्ति प्राप्त किया गया है। कहने का मतलब यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें केंद्र की भागीदारी अधिक है। तो सेंट्रल ग्रेटर देन स्टेट, इसका मतलब हुआ। और जब हम बात करते हैं परिसंघ के संबंध में, तो परिसंघ में जो अमेरिका है वहां केंद्र और स्टेट दोनों को बराबर शक्ति है, और जो परिसंघ है उसमें स्टेट को ज्यादा शक्ति मिलता है केंद्र के तुलना में।
केंद्र से ज्यादा पावरफुल होता है वहां पे स्टेट। तो हालांकि हमें अभी फेडरेशन और यूनियन पे बात करना है, तो आपने देखा कि जो सेंट्रल है यहाँ ज्यादा शक्तिशाली है, और जो यहाँ सेंट्रल है और स्टेट यहाँ बराबर है। तो ये अमेरिका में फेडरेशन व्यवस्था है, परिसंघात्मक है, और इंडिया में संघात्मक है, यूनियन टाइप है, और यहाँ फेडरेशन टाइप है। तो पहला चीज निकल के आया कि आखिर प्रश्नों का शुरुआत कैसे करें, क्योंकि अंतर की बात कर रहे हैं और दोनों ही जगह संघात्मक व्यवस्था है। तो पहला जो शुरुआत करने का हमारा तरीका होना चाहिए कि भारतीय संविधान और अमेरिकन संविधान दोनों ही संघवाद के दो अलग अलग धारणाओं पर व्यवस्थित है या अवधारित है, जिसके फंडामेंटल्स में अमेरिका में परिसंघात्मक व्यवस्था है और भारत में संघात्मक व्यवस्था है। चूंकि दो अलग अलग अवधारणा है, संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत दो अलग अवधारणा की बात कर रहा हूं मैं, तो चूंकि दो अलग अवधारणा है तो निश्चय ही इसमें कुछ न कुछ अंतर, कुछ न कुछ विशेषताएं होंगे। तो पहला तो हमारा ये लाइन हो गया। क्योंकि अंतर हम कब देखेंगे, क्योंकि दोनों संघवाद है, तो एग्जामिनर आखिर प्रश्न क्यों पूछ रहा है कि भाई दोनों संघवाद है फिर भी दोनों में अंतर है। तो आपसे क्या जानना चाह रहा है कि संघवाद तो है लेकिन दोनों के संविधान संघवाद के अंतर्गत दो अलग अलग अवधारणा पे कार्य कर रही है। इसका मतलब संघवाद के एक से अधिक अवधारणाएं हैं। तो एक से अधिक अवधारणाएं में आपने देखा यूनियन टाइप, फेडरेशन टाइप और कन्फेडरेशन टाइप, संघ, परिसंघ, महासंघ। तो पहला चीज आपने नोट किया। दूसरा, यूनियन में यूनियन को ज्यादा पावर होता है, अर्थात संघ को ज्यादा पावर होता है केंद्र को, और जो परिसंघात्मक व्यवस्था है यहां दोनों ही एक दूसरे के बराबर शक्ति बांटते हैं। तो जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, देखिए इस दोनों के संघात्मक व्यवस्था में जो अंतर है वह मूलतः भारतीय संविधान निर्माणकर्ताओं के मस्तिष्क के सोच है। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो भारत ने जो संघात्मक व्यवस्था को अपनाया, उसका यह कभी भी सोचना नहीं था कि हम राज्यों को अधिकार दे रहे हैं। राज्यों को अधिकार देने की मंशा नहीं थी उनमें। वह अधिकार इसलिए दिया गया ताकि इंडिया इतना बड़ा है, कल को शासन व्यवस्था चलाने में केंद्र को समस्या ना आए, इसीलिए एक और पार्ट्स बनाते हैं ताकि शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाया जाए। लेकिन अमेरिका का अलग कंसेप्ट है। अमेरिका अधिकार के बल पे एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, वैधानिक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अमेरिका का निर्माण हुआ, अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन जो भारत के संविधान निर्माता थे उनका यह कभी भी मानना नहीं था, उसके पीछे का सोच कभी भी यह नहीं था कि भारतीय राज्यों को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए। उनका एक बस यही सोच था कि निष्ठा बनी रहे और जो राज्य है वह शासन चलाने में केंद्र सरकार की मदद करे। बस शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको अधिकार दिया गया है। इसीलिए ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया है, इतना अधिकार दिया गया है कि शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाया जाए। तो जो भारतीय राज्य है वह अपने हर प्रकार की जरूरतों के लिए केंद्र पर डिपेंडेंट रहता है। तो डिपेंडेंट रहने के पीछे यह तर्क था कि कल को अगर हम शक्ति दे दें तो कल को अलग ना हो जाए राज्य। तो इस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने राज्य को केंद्र सरकार पे डिपेंडेंट बनाया। अगर सपोज करो कि आप किसी व्यक्ति पर अपने सभी प्रकार की जरूरतों के लिए अगर निर्भर रहोगे तो किसी भी हालत में आपको उस व्यक्ति के प्रति निष्ठावान बना रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के राज्यों को कम अधिकार दिया गया है तो राज्य छोड़ के भाग जाएंगे, कभी नहीं भाग सकते। क्योंकि जैसे ही राज्य भारत का छोड़ेंगे तो राज्य का स्वतः स्थिति खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई विशेष अधिकार है नहीं। तो इस तुलना में जब हम बात करेंगे, इससे निकल के दो बात आए कि भारत में केंद्र मजबूत है, और जब अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो वहां बराबर शक्ति है केंद्र और राज्यों के बीच। तो पहला जो पॉइंट निकल के आया कि जो अमेरिका का राज्य है वह भारतीय राज्य से थोड़ा मजबूत कंडीशन में है। लेकिन जब बात करेंगे केंद्र लेवल पे तो जो भारतीय केंद्र है वह अधिक शक्तिशाली है।